दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स लॉज के बारे में। किरचॉफ्स लॉज टोटल दो प्रकार के होते हैं, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। पहले ये करंट लॉ और वोल्टेज लॉ ही थे, लेकिन गस्टो किरचॉफ जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उनके बाद करंट लॉ और वोल्टेज लॉ को किरचॉफ्स लॉज के नाम से जाना जाने लगा। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल। इसके बारे में किरचॉफ्स लॉ दो नियम है, करंट लॉ और दूसरा है वोल्टेज लॉ। देखिए, करंट लॉ धारा का नियम, किरचॉफ का धारा का नियम और किरचॉफ का विभव का नियम, इस नाम से हमें इसे जानते हैं, विभव का नियम। तो देखिए किरचॉफ लॉ में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे किरचॉफ करंट लॉ के बारे में। करंट लॉ क्या होता है, इस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसका प्रूफ क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। किरचॉफ लॉ हो या वोल्टेज लॉ हो, दोनों में हम बेसिक पैरामीटर्स का यूज करेंगे और एक बेसिक नियम का यूज करेंगे जिसे हम लोग सीख चुके हैं, ओम्स लॉ। तो ज़्यादातर इन दोनों नियमों में ओम्स लॉ का ही प्रयोग होगा और सिंपल मैथमेटिक्स और इसके जो सर्किट पैरामीटर्स हैं उन्हीं पे ये ओम्स लॉ लगेगा। तो जो किरचॉफ का ये जो नियम दोनों हम लोग सीखेंगे डीसी सर्किट के लिए सीखेंगे, डीसी सर्किट के लिए सीखेंगे। और इस डीसी सर्किट में जो पैरामीटर्स होंगे वो कुछ एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स का मतलब तत्व होंगे, और ये तत्व किस प्रकार के होंगे, लीनियर एलिमेंट होंगे। लीनियर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। लीनियर क्या होता है कि जिसका वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप क्या रहे, लीनियर रहे, एक समान रहे। यानी जैसे जैसे करंट को बढ़ाया जाए उसी प्रोपोर्शन में वोल्टेज भी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़े उसी प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़े। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आइए हम लोग डिस्कस करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉज के बारे में। देखिए, जो किरचॉफ का पहला नियम था, हम लोग वोल्टेज लॉ से पहले हम लोग करंट लॉ के बारे में सीख लेते हैं। किरचॉफ का पहला नियम करंट लॉ था और दूसरा नियम उनका आता है वोल्टेज लॉ। तो कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन आ जाता है कन्फ्यूज़न के लिए कि किरचॉफ का पहला नियम कौन सा है। तो वोल्टेज लॉ सेकेंड नियम है, जबकि पहला नियम कौन सा है, वोल्टेज का करंट लॉ, किरचॉफ का करंट लॉ पहला नियम है। तो हम लोग आज बात करेंगे किरचॉफ करंट लॉ के बारे में। किरचॉफ्स करंट लॉ। इसे हम हिंदी में कहते हैं किरचॉफ का धारा नियम। तो किरचॉफ का धारा नियम जानने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें सीखना पड़ेगा। जैसे नोड के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि नोड क्या होता है, इसके बाद जंक्शन क्या होता है। तो नोड को देखिए हिंदी में कहा जाता है जोड़। जोड़ क्या होता है इसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा। और जंक्शन नहीं होता है, जंक्शन को हिंदी में जंक्शन नहीं बोला जाता है। तो नोड के बारे में हमें सीखना है और जंक्शन के बारे में सीखना है। तो देखिए, नोड को एक एग्जाम्पल लेके और जंक्शन को भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। नोड अगेन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल नोड और दूसरा होता है प्रिंसिपल नोड। सिंपल नोड को बोलते हैं साधारण जोड़ या सामान्य जोड़, इसे कहते हैं प्रमुख जोड़।
इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो देखिए नोड क्या होता है। नोड की अगर डेफिनेशन की बात करें, नोड का मतलब दो, जहाँ पे दो शाखाएं, जिस बिंदु पर दो शाखाएं आके मिलती हो उसे नोड कहेंगे। टू ब्रांचेस meeting at a point, two branches meeting at a point is known as node। देखिए जिस बिंदु पर, हिंदी में लिख देते हैं इसको, जिस बिंदु पर दो शाखाएं मिलती हों, दो शाखाएं मिलती हों उसे जोड़ कहा जाता है। उसे जोड़ कहा जाता है। जिस बिंदु पर दो शाखाएं मिलती हों उसे जोड़ कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए सपोज ये एक बिंदु है और यहाँ पे दो शाखाएं, एक ब्रांच ये, एक शाखा ये और एक शाखा ये मिल रही है। तो ये जो बिंदु होगा इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे क्या, नोड। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सपोज ये कोई रेलवे स्टेशन है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा कि लिखा रहता है जंक्शन। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि मुगल सराय जंक्शन, अब उसका नाम चेंज हो गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो पहले क्या था, मुगल सराय जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, और दो एक और नाम लिखा रहता है, इलाहाबाद सिटी, प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज सिटी, या नैनी जंक्शन, इस तरीके से कुछ लिखा हो। कटनी जंक्शन, ये अगर आप साउथ में चले जाइए तो टुंडला जंक्शन, इटारसी जंक्शन, या फिर बेंगलोर में बेंगलोर सिटी भी स्टेशन है, बेंगलोर जंक्शन भी है। इसी तरह चेन्नई सेंट्रल लिखा गया, यानी कि, या टर्मिनल लिखा गया, टर्मिनस छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। तो इस तरीके से नोड को, अब देखिए उसी का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, रेलवे का। इधर से एक लाइन आ रही है, रेलवे की एक लाइन आ रही है, राइट, और सिंगल लाइन है। ये आपका सपोज रेलवे स्टेशन है, ये क्या है, रेलवे स्टेशन। तो सिंगल लाइन जब आ रही है, ये क्या है, रेलवे स्टेशन। तो इस पॉइंट पे देखिए ट्रेन रुकेगी, यात्री इसमें चढ़ेंगे और यहाँ से उतरेंगे। तो दो लाइनें जाती हैं यहाँ से, एक जाने वाली ट्रेन होगी और इसी पे एक आने वाली भी ट्रेन होगी। तो दो ब्रांचेज हुई, दो ब्रांचेज एक जगह मीट हो रही हैं। तो इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे नोड या जोड़ बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो नोड और जोड़ होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन इसको जानने से पहले आइए हम लोग जानते हैं जंक्शन के बारे में, सीखते हैं कि जंक्शन क्या होता है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा चीज़ों को सीखने के लिए। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन का मतलब मोर देन टू ब्रांचेस मीटिंग एट ए पॉइंट, किसी बिंदु पर, हिंदी में इसको लिख देते हैं, किसी बिंदु पर दो से अधिक शाखाएं मिल रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जंक्शन कहते हैं। तो देखिए सपोज अगर बात की जाए एग्जाम्पल के तौर पे, हम एक सेंट्रल जगह की बात करते हैं।
तो सेंट्रल में सपोज दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, तो दिल्ली जंक्शन है, तो दिल्ली जंक्शन में एक जो रेलवे स्टेशन है वो किधर से आ रहा है, दिल्ली को छोड़ दीजिए आप, एक नॉर्मल कोई स्टेशन को लीजिए, कोई भी मान लीजिए एक्स स्टेशन है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही दो सिंगल ही लाइन है, सिंगल लाइन है, यानी एक तरफ से ट्रेन आ रही है और दूसरी तरफ जा रही है। तो यहाँ कितने रूट हुए, 2 रूट हुए, एक इधर वाला रूट हुआ, एक इधर वाला रूट हुआ, एक रूट इस दिशा में जा रहा है, एक रूट इस दिशा में जा रहा है। तो इस 2 दिशाओं वाले रूट के जिस बिंदु पर मिल रहा है, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। लेकिन अगर यही एक और अलग से लाइन जा रही हो, तीसरी लाइन, तो क्या हुआ, मोर देन 2 ब्रांचेस। अब ये 2 से अधिक शाखाएं होंगी, कितनी शाखाएं होंगी, 3, यानी कि अब ट्रेन यहाँ से आके इस रूट पे भी जा सकती है। तो एक रूट ये हो गया। तो जिस बिंदु पर 2 से अधिक शाखाएं मिलती हों, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। क्या कहेंगे, जंक्शन। यहाँ से हम समझते हैं जिस बिंदु पर 2 से अधिक शाखाएं मिलती हों तो जंक्शन बोलेंगे। अब 2 से अधिक कितना, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, जितना भी। अब इस बिंदु को क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। थर्ड, 4 बिंदु भी हो सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि सिंपल नोड होता है, एक प्रमुख नोड होता है। तो सिंपल नोड का मतलब जहाँ पे एग्जैक्ट केवल 2 ही शाखाएं, जिस बिंदु पर सिर्फ 2 शाखाएं मिलती हों, एक ये शाखा और एक ये शाखा, इसे हम बोलेंगे सिंपल नोड। प्रिंसिपल नोड क्या होता है, जिस बिंदु पर केवल 3 शाखाएं मिलती हैं, सपोज केवल 3 शाखाएं मिलती हों, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल नोड। ये सिंपल नोड है और ये प्रिंसिपल नोड। तो आपको ये समझ में आया होगा कि नोड क्या होता है और जंक्शन क्या होता है। इसका उपयोग होगा किसमें, केवीएल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। अब आइए देखते हैं कुछ, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं और कॉन्सेप्ट देखते हैं जो केवीएल के केसीएल और केवीएल के क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो प्रमुखता से काम आएंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखें। सपोज किसी सर्किट में एक सोर्स दिया हुआ है, सोर्स बैटरी सोर्स है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ए से बी। अगर सपोज ये सर्किट में दिया है और करंट की दिशा क्या है, ये है किसकी दिशा, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की दिशा अगर ये है तो हम क्या बोलेंगे कि राइज इन पोटेंशियल, इसे हम कहेंगे राइज इन पोटेंशियल। विभव में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे हिंदी, वोल्टेज में बढ़त, ऐसे हम लिख सकते हैं, वोल्टेज में बढ़त हो रहा है। तो जब सर्किट में इसको लिखेंगे, सपोज ये ई है, तो सर्किट में क्या लिखेंगे, अगर माइनस से प्लस की तरफ करंट जा रही है तो हम सर्किट में इसका इक्वेशन लिखते समय क्या करेंगे, प्लस ई लिखेंगे, प्लस से संबोधन करेंगे। अगर यही देखिए, अगर यही अगर ये पॉजिटिव वोल्ट नेगेटिव टर्मिनल, अगर यही करंट की दिशा क्या है, अपोजिट है, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा अगर अपोजिट है, अपोजिट दिशा होगी तो क्या होगा, हम क्या बोल सकते हैं इसको, फॉल इन वोल्टेज या फॉल इन पोटेंशियल, फॉल इन पोटेंशियल। जब पोटेंशियल में फॉल होगा तो क्या होगा बताइए, पोटेंशियल में जब फॉल होगा तो हम इसको माइनस ई से प्रदर्शित करेंगे, इक्वेशन लिखते समय माइनस ई से प्रदर्शित करेंगे। कब, जब करंट की दिशा पोटेंशियल के अपोजिट हो, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट की दिशा
अगर दर्शाई जा रही हो और बीच में एक पोटेंशियल या सोर्स आता है या वोल्टेज सोर्स आता है, तो उसको हम इक्वेशन में लिखते समय क्या करेंगे, माइनस ई से दर्शाएंगे। अब इसी में एक दूसरा चीज़ देखते हैं। सपोज ऐसे सर्किट में रेजिस्टेंस दिया हुआ है टर्मिनल ए से बी के बीच, तो इसमें देखिए करंट की दिशा ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट की दिशा ये है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है वो ऐसे ही है, इधर माइनस इधर प्लस, यानी इधर से करंट जा रही है, उधर ही इसका पोटेंशियल, उसी के सापेक्ष इसका पोटेंशियल भी हो रहा है, तो इसी के अनुकूल इसका पोटेंशियल है। तो हम क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ से प्लस आई आर। जब सर्किट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस आई आर लिखेंगे। लेकिन अगर यही दूसरा, और इसको बोलेंगे क्या, सेम राइज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, राइज इन पोटेंशियल। इसके बाद अगर कोई रेजिस्टेंस दिया है, सर्किट में कनेक्टेड है, और करंट की दिशा जिधर है उसके विपरीत में पोटेंशियल उसके विपरीत में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो सर्किट में लिखते समय क्या लिखेंगे, माइनस आई इंटू आर लिखेंगे। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और केवीएल और केसीएल दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन रूल्स का स्ट्रिक्टली यूज होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग डिफिनीशन पे आते हैं, सॉरी स्टेटमेंट पे आते हैं केसीएल के। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो स्टूडेंट हिंदी माध्यम से हैं या हिंदी में पेपर देना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं, जो इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं वो इंग्लिश में देखेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू करंट लॉ, इसका स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, हम शॉर्ट में इसको केसीएल लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ, अब स्टेटमेंट है द एल्जेब्रिक sum of all the currents meeting at a point is equal to 0। कह रहा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। बात करें हिंदी में तो किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का, कौन सी धाराओं का, विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये कहता है क्या, स्टेटमेंट कहता है केसीएल का। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और थोड़ा सा और इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। at any point the sum of incoming current is equal to the sum of incoming current is equal to the sum of outgoing current।
एट एनी पॉइंट द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। हिंदी में इसको देखेंगे, किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के जाने वाली देख लीजिए इसको। पहला स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट एक ही है, दोनों को हम लोग देखेंगे, प्रूव करके देखेंगे न्यूमेरिकली कि ये कैसे सत्य है। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, किरचॉफ का करंट का नियम क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या इसको ये कहें कि एट एनी पॉइंट, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एट एनी नोड और जंक्शन, एट एनी पॉइंट द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। स्टेटमेंट इसका देख लीजिए, हम लोग देखिए यहीं पे इसको देख लेते हैं। सपोज कोई एक बिंदु है, इस बिंदु पर एक धारा आ रही है, ये धारा ऐसे कई सारी धाराएं आ रही हैं, ये एक पॉइंट P है, तो यहाँ से कोई धारा आ रही है I1, और इस बिंदु पे धारा क्या हो रही है, जा रही है I2, ये I3 यहाँ से जा रही है, I4 आ रही है, I5 जा रही है। तो देखिए हम लोग पहले फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दोनों एक ही है, लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर, किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखिए इसमें कुछ हम लोग कुछ मान लेते हैं, कुछ एजम्पशन मान लेते हैं कि अगर इनकमिंग करंट है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर आउटगोइंग है तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव होंगे। इनकमिंग और आउटगोइंग का मतलब आप लोग यहाँ जानते हैं, इनकमिंग आने वाली धारा और जाने वाली धारा। अगर आने वाली धारा है तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जाने वाली धारा है तो उसको नेगेटिव लिखेंगे। तो कह रहा है कि किसी भी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखिए इस पे मिलने वाली धाराएं कौन सी हैं, एक ये धारा I1 आ रही है और एक I4 आ रही है, बाकी धाराएं क्या हो रही हैं, जा रही हैं। तो देखिए I1 यहाँ से देखिए I1 और I2 क्या हो रहा है, जा रही है यहाँ से, तो जाने वाली आउटगोइंग के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस I1 था, प्लस बीजगणितीय योग, अब योग हम कर रहे हैं तो बीजगणितीय योग क्या होगा, अब ये जाने वाली धारा है तो जाने वाली के लिए क्या होगा, माइनस I2। अब देखिए I3 इसमें क्या है, ये भी जाने वाली धारा है, तो जाने वाली धारा के लिए क्या होगा, माइनस हम लगाएंगे I3। फिर यहाँ पे देखिए I4 क्या है, आने वाली धारा है, तो प्लस I4 क्या है, जाने वाली धारा है। अब I5 भी क्या है, यहाँ से जाने वाली धारा है, तो प्लस माइनस I5। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 0। ये बीजगणितीय योग क्या हो गया, शून्य के बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए, I1, अब इसमें प्लस और कौन सा है, I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I5 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका
पहले इक्वेशन के हिसाब से, पहले स्टेटमेंट के हिसाब से कि I1 प्लस I2 आने वाली धाराओं, किसी भी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसी भी बिंदु पर मिलने वाली आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो देखिए इसमें अगर दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो आने वाली धाराएं कौन सी हैं, I1 और I4। तो I1 और I4 का योग किसके बराबर होगा, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो जाने वाली धाराएं कौन सी हैं, I2 प्लस I3 प्लस I5। देखिए दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो I1 प्लस I4 क्या है, आने वाली धाराओं का योग हो गया। I2 प्लस I3 प्लस I5 क्या हो गया, जाने वाली धाराओं का योग हो गया। अब दोनों का योग क्या होगा, बराबर होगा। इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर ये जो तीनों माइनस में हैं इसको इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। देखिए सेम इक्वेशन हो गया। एक ही इक्वेशन को चाहे इस तरह लिखिए, चाहे इधर से लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, स्टेटमेंट क्या है, सेम है। तो KCL ये रहा KCL का स्टेटमेंट। अब KCL के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, सर्किट में KCL के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए इसको देखते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग KCL पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए अगर बात कीजिए सिंपल न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल की, तो कुछ सिंपल न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं। एक पॉइंट दे दिया, यहाँ से कुछ धाराएं हैं, ये धारा, ये और ये आने वाली धाराएं, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर और 9 एम्पियर। ये है 5 एम्पियर, सॉरी ये जाने वाली धारा है, 5 एम्पियर जाने वाली धारा, और इधर से 14 एम्पियर जाने वाली धारा, ठीक है, और इधर से 1 एम्पियर जाने वाली धारा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें पूछ रहा है कि KCL अप्लाई कीजिए इस पर। तो KCL अप्लाई करेंगे तो देखिए आने वाली धाराएं कितनी हैं, बताइए। आने वाली धाराएं 5 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर प्लस 9 एम्पियर इज इक्वल टू जाने वाली धाराएं कितनी है, 5 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर प्लस 14 एम्पियर। 5 एम्पियर प्लस एम्पियर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 प्लस 1 प्लस 14, दोनों को ऐड करिए। अगर दोनों बराबर आते हैं तो इस पे क्या होगा, हम KCL आसानी से लगा सकते हैं। तो 9 6 15 और 15 और 5 20, ये 20 एम्पियर हो गया। ये कितना हो गया, 6 5 14, ये भी 20 एम्पियर हो गया। तो दोनों क्या हैं, सेम है। आने वाली धारा जाने वाली धाराओं का योग के बराबर है। तो ऐसे हम KCL लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, ये एज एग्जाम्पल हमने देखा। क्वेश्चन पूछा है सर्किट के रूप में, क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक सर्किट को। एक सिंपल न्यूमेरिकल सर्किट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और इसको मान लेते हैं V,
इसको मान लेते हैं R1 दिया है, ये R2 दिया है, ये R3 दिया है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ देता है, फाइंड द वोल्टेज एट पॉइंट ए। सपोज ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट, पूछ रहा है कि वोल्टेज एट पॉइंट ए, इस बिंदु पर वोल्टेज क्या होगा। दूसरा पूछ सकता है क्वेश्चन, ये तो पहला था, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फाइंड करंट थ्रू R3। अब देखिए R3 के बारे में पूछ सकता है, R2 से भी पूछ सकता है और R1 से, तीनों के में कितनी करंट धारा प्रवाहित हो रही है। या तो इंडिविजुअली पूछ लेगा या ऐसे पूछ लेगा कि तीनों रेजिस्टेंसेस में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके, R1 के, R2 के और R3 के। R1, R2 और R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि हिंदी वालों को समझ में आए। ए बिंदु पर विभव कितना होगा। ये कह रहा है कि R1, R2 और R3 में कितनी धारा प्रवाहित होगी। R1, R2 और R3 में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि R1, R2, R3 के सापेक्ष विभवांतर क्या होगा। तो देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन सिंपल न्यूमेरिकल सर्किट में जो हम KCL से सॉल्व कर रहे हैं या KVL से सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, रूल्स को ध्यान देना ज़रूरी है। थोड़ा सा ये वीडियो का लेंथ ज़्यादा होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन समझना ज़रूरी है। मैं सोच रहा हूँ कि KCL का पूरा कॉन्सेप्ट एक लेक्चर में हो। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन को मैं यहाँ मिटा देता हूँ। क्वेश्चन अंडरस्टूड है कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए इसमें कुछ हमें एजम्पशंस करने पड़ेंगे। एजम्पशंस क्या क्या करने पड़ेंगे। एजम्पशंस का मतलब होता है कुछ चीज़ें हमने माननी पड़ेंगी। क्या, पहला, ठीक है, पहला फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स। कह रहा है कि नोड्स की संख्या ज्ञात कीजिए। जोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला है जोड़ों की संख्या ज्ञात करना। तो इसमें हम देखेंगे कितने जोड़ हैं। तो जोड़ कितने होते हैं, देखिए एक पूरा का पूरा यहाँ से लेके ये एक ब्रांच यहाँ तक है, और यहाँ से लेके ये एक ब्रांच ये है, और इसमें बीच में एक ब्रांच है। तो तीनों ब्रांच कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एक नोड तो ये हो गया, और एक नोड इन दोनों की जो दूसरी शाखाएं हैं वो इस नोड पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये नोड हो गया।
तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, दूसरा एजम्पशन क्या है, जो सेकेंड नोड होगा मार्क द रेफरेंस नोड। देखिए रेफरेंस नोड को इंगित करना, आप रेफरेंस नोड को इंगित कर रहे हैं। तो देखिए रेफरेंस नोड कौन सा है, रेफरेंस नोड कौन सा है, रेफरेंस नोड ये है, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि देखिए सारी धाराएं यहाँ पे आ रही हैं, तो इसको हम लोग रेफरेंस नोड का जो वोल्टेज होता है हमेशा 0 वोल्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड है, इसको आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड भी बोल सकते हैं। तो हमने एक रेफरेंस नोड मान लिया, और ये जो दूसरा है ये क्या हो गया, ये मेन नोड हो गया, मुख्य जोड़ हो गया। तो एक रेफरेंस नोड हो गया जो ग्राउंड है जिसका पोटेंशियल 0 है, दूसरा क्या है, मुख्य नोड है। मुख्य नोड का मुख्य जोड़ का पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे। तीसरा मार्क या असाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा इंगित करना। मार्क करना या चिन्हित करना, तो धारा की दिशा हम लोग चिन्हित करेंगे। अब तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है मार्क द असाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट से पहले फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स एंड एज्यूम नोड वोल्टेज। नोड वोल्टेज को क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि इस नोड पे कितना वोल्टेज है। तीसरा अप्लाई केसीएल, अप्लाई केसीएल। अब किरचॉफ लॉ को अप्लाई करिए। तो इतने हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स एंड एज्यूम नोड वोल्टेज, जोड़ों की संख्या ज्ञात करना और जोड़ पे एक वोल्टेज, रेफरेंस जोड़ पे क्या करना, एक वोल्टेज इंगित करना कि कितना वोल्टेज होगा। तो सपोज माना ये देखिए ये एक मेन नोड है और ये हमने ग्राउंड नोड या रेफरेंस नोड माना। तो मेन नोड पे हमने मान लिया क्या है, वोल्टेज का मान V मान लिया। ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। ए पॉइंट पे हमने मान लिया कि वोल्टेज V वोल्ट्स है, राइट। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि मार्क द रेफरेंस नोड, मेन नोड एंड रेफरेंस नोड। तो मेन नोड माना, रेफरेंस नोड माना। तो रेफरेंस नोड हमने मान लिया कि ग्राउंड ये 0 है। तो हमारे पास टोटल जोड़ों की संख्या कितनी है, 2 है, एक ये है एक ये, एक जिसमें ये मेन नोड है ये रेफरेंस नोड है। अब तीसरा कह रहा है असाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा ज्ञात करना। तो करंट की दिशा हम ज्ञात नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अपने से एज्यूम करेंगे। तो देखिए ये वोल्टेज V है, तो वोल्टेज V से हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को, गणना को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहीं से करंट की दिशा ले लेंगे। इसको मान लेंगे I1, इसको मान लेंगे I2, इसको मान लेंगे I3। सपोज बाद में किसी भी I1, I2 या I3 तीनों में से किसी का मान निकालने पे अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, तो नेगेटिव, सपोज किसी का I3 का मान, I1 का मान -5 एम्पियर आया, तो -5 एम्पियर आने का मतलब क्या हुआ, जो हमने मान माना है इसकी दिशा इधर की तरफ माना है, जो दिशा हमने पहले तय किया था कि इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो मान तो उतना ही होगा, लेकिन धारा की दिशा क्या होगी, उसके जो हमने माना है उसके विपरीत फ्लो हो रही है, केवल इतना अंतर आएगा। तो हम अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, दिशा को मान लेंगे। तो देखिए हमने अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दिशा को मान लिया।
अब क्या करेंगे, अप्लाई केसीएल, केसीएल को अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं केसीएल को कैसे अप्लाई करेंगे। तो केसीएल क्या कहता है कि किसी भी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का योग अलजेब्रिक बीजगणितीय योग शून्य होता है, या किसी बिंदु से आने वाली धारा का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इस बिंदु से देखिए कोई भी धारा आने वाली नहीं है, सारी धाराएं जाने वाली हैं। तो हम क्या लिख देंगे, अप्लाई केसीएल। केसीएल अप्लाई करने पे, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करने पे क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब इस ओम्स लॉ में क्या होगा, देखिए ये धारा इधर से, इसको दूसरे पेन से हम लोग देखते हैं, ये धारा देखिए इधर से ये ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो इसके रास्ते में क्या आ रहा है, आइए कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख लें। सपोज़ किसी परिपथ में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। किसी परिपथ में ऐसे रेजिस्टेंस R दिया है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, ठीक है, A से B। तो जब धारा I प्रवाहित हो रही है तो हम इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, माइनस I इंटू R। अगर यही ये दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें एक V वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है और ये R दिया है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो हम कैसे करेंगे, इस टर्मिनल से मान लीजिए ये V1 है, ये V2 है, ठीक है, ये मान लीजिए हमने V1 है, ये V2 है, दो केसेस हैं देखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि V1 अगर अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल टू V बाई R, या V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा बताइए, इसमें क्या हो जाएगा, सपोज V1 हायर पोटेंशियल पे है और V2 लोअर पोटेंशियल पे है, तो क्या करेंगे, V1 माइनस I इंटू R। अब ये देखिए माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। पहले हम लोग इसी लेक्चर में थोड़ा सा पहले वीडियो को बैक करके देखिए, तो हमने देखा है कि अगर करंट की दिशा क्या हो, माइनस से प्लस की तरफ जा रही हो, तो हम एज प्लस लिखेंगे, तो प्लस V माइनस V2 इक्वल टू 0, इस तरीके से इक्वेशन लिखा जाएगा। तो इसमें भी, इसमें इधर से दिशा प्रवाहित हो रही है, तो I1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, I1 के लिए बताइए इसमें क्या लिखेंगे, I1 के लिए क्या लिखेंगे, V। अब देखिए ये V क्या है, हायर पोटेंशियल पे है, ये जीरो पोटेंशियल पे है, तो V माइनस, सपोज इसको V है ना, V1 इसको लिख देते हैं, यहाँ भी V है तो इसको V1 मान लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, V1 माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, I1 है तो I1 इंटू R1, I1 इंटू क्या हो जाएगा R1 माइनस, ये देखिए प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस V इक्वल टू, या और क्या है, ये जीरो पोटेंशियल है तो माइनस 0 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे, नहीं एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे। देखिए इसके लिए थोड़ा सा समझ आएंगे। ये क्या है, V1। अब यहाँ पे देखिए अगर इक्वेशन लिखना होगा तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमें I का मान निकलना था, I इज इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ पे क्या है, V1 माइनस V2 अपान में R हो जाएगा, V1 माइनस V2 अपान R। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए V1 माइनस V1 प्लस V माइनस V2 अपान R, ये हो जाएगा। यहाँ पे I का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए V1, ये V1 हायर पोटेंशियल पे है, तभी तो धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है, तो हायर पोटेंशियल पे है तो V1। अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो V1 प्लस V, और फिर ये लोअर पोटेंशियल पे होगा तो माइनस V2 डिवाइडेड बाई R।
तो यहाँ पे I1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए ये V1 माइनस V माइनस 0 क्या हो जाएगा, V1 माइनस V माइनस 0 डिवाइडेड बाई R1। इसमें रेजिस्टेंस कितना है, R1 हो गया, प्लस I2 का मान देखिए V1 माइनस 0 अपान में R हो जाएगा। इसी तरह R3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा I3 V1 माइनस 0 अपान R2 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग सजा के लिख लेते हैं। देखिए अब इसमें माइनस जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V बाई R1 प्लस V1 बाई R3 प्लस V1 बाई R2। एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 हो जाएगा। अब यहाँ से इज इक्वल टू ये क्या है, 0 है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये R2 इंटू R3 V1 माइनस V प्लस ये क्या हो जाएगा, R1 R2 इंटू V1 प्लस ये क्या हो जाएगा, R1 R3 इंटू V1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकल के आया, मान आ जाएगा, यहाँ से हमें V1 का मान पता चल जाएगा। V1 का मान पता चल जाएगा तो क्या होगा, V1 का मान पता चल जाएगा तो हमें I का मान भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, I1 I2 और I3 का मान निकालेंगे कि इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो जब धारा का मान निकालेंगे कितनी कितनी प्रवाहित हो रही है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज का भी मान निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग KCL पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी होंगी, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें आपको ईजिली समझ में आएगा। ये थोड़ा सा आपको कठिनाई हुई होगी समझने में, फिर भी आप वीडियो को बैक करके देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। रही जो कसर है वो अभी अपलोड होगा एक नया वीडियो, उसमें देखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्वेश्चन होगा KCL का, वो आसानी से समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।